नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी, अगर आएगी ये कितनी घातक हो सकती है और किस तरह की तैयारियां किसी भी देश को और खासकर भारतवर्ष को करनी चाहिए। हम जानते हैं कि कोविड-19 की पहली वेव और दूसरी वेव में अगर हम बात करें तो दूसरी वेव ने भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा एक डर का माहौल हर किसी के जहन में है कि अगर तीसरी वेव आएगी तो कितनी घातक होगी और कितने ज्यादा हमारे बच्चे इससे प्रभावित होंगे। इस पर बात करने के लिए सीधे मेरे साथ पेंसिल्वेनिया से, अमेरिका से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि गोडसे, पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो सबके सारे फैमिली के जहन में एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या थर्ड वेव आएगी और ये क्या सेकेंड वेव से ज्यादा खतरनाक होगी? चालू हो गया ना? धन्यवाद। मैंने अभी एक @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे एक ट्वीट भेजा है। वो मेरा ट्विटर हैंडल है और मुझे कहना बहुत अच्छा लगता है। ये तीसरी लहर, मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल है, हमारा चॉइस है, आनी है या नहीं आनी है। और कोविड एक्सपर्ट की बात करें तो बेचारे कोविड एक्सपर्ट को ये भी नहीं मालूम कि तीसरी लहर दूसरे लहर के पहले आती है या बाद में आती है। जो हर्ड इम्यूनिटी की दहलीज होती है वो मेरे सोच में इंडिया के लिए बहुत कम रहेगी, 56% रहेगी, क्योंकि हमको जो बचपन में कॉमन कोल्ड वायरस होते हैं वो भी कोरोना वायरस होते हैं। तो इंडियन लोगों को थोड़ा क्रॉस प्रोटेक्शन पहले से ही है, इसलिए हम हर्ड इम्यूनिटी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। 15 या 16% लोगों का अगर टीकाकरण हो गया तो ये तीसरी वेव आएगी ही नहीं। और अगर तीसरी वेव आएगी ही नहीं तो उसमें क्या बच्चे शामिल हो गए, क्या उसमें ये होगा, क्या उसमें हॉस्पिटल बढ़ेंगे, क्या उसमें ब्लैक फंगस, वो सब बात करने की जरूरत ही क्या है। आप जा रहे हो दिल्ली से आगरा और किसी ने आपसे पूछा कि दिल्ली से आगरा कैसे जाना है। अब बोले दिल्ली से निकलो, नॉर्थ जाओ, फिर अमृतसर आएगा, फिर पटियाला आएगा, फिर लुधियाना आएगा, फिर काबुल आएगा। बाद में बोला नहीं, लेकिन नॉर्थ में जाना ही नहीं है, साउथ में जाना है। अगर पहले से ही साउथ में जाना है तो नॉर्थ की बात क्यों कर रहे हो? इतनी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी 5 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट भेजा है कि अगर आपको कोविड एक्सपर्ट होना हो इंडिया में तो 2 चीज सिंपल कर सकते हैं। पहली चीज, जो मुंह में आए बको, और दूसरी, जब आप गलत साबित हो गए तब जनता को इल्जाम दे दो कि पब्लिक मास्क तो पहनती ही नहीं। मेरे ख्याल से थर्ड वेव वगैरह कुछ नहीं आएगी। हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते से हम उसके पैंडेमिक को मात कर देंगे उसके पहले ही। बट सर, आपने कहा वैक्सीनेशन, बट वैक्सीनेशन कौन सी एज ग्रुप को आप मान रहे हैं? कि खासकर मिडिल एज ग्रुप को आप मान रहे हैं क्योंकि वो ज्यादातर कामकाज के लिए बाहर निकलता है और उससे संक्रमण की दर ज्यादा हो सकती है? यूएस में, अमेरिका में देखो, और अमेरिका में से कोई तो पार्ट नहीं पढ़ा सकता भारत को। अमेरिका की क्या हालत थी, हमारे तो 4-4 हजार लोग मर रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तो हम ऐसा, कोई कहता है कि क्या आप अमेरिका से सिखा नहीं रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ प्यार से अपने देश के लिए। मेरे माँ बाप है इंडिया में, मेरे सब अजीज दोस्त है इंडिया में, प्यार से कह रहा हूँ कि जो गलतियां अमेरिका में हुई वो गलतियां हम ना दोहराए। तो अमेरिका में 12 साल के ऊपर से सब बच्चों को वैक्सीन लग रही है और 1 सितंबर से 2 साल के ऊपर के पूरे बच्चे को लगेंगे। अब कोविड इस तरह से फैल चुका है इंडिया में कि कोविड से आपकी मुलाकात तय है। आपका चुनाव यह है कि आपको कोविड को टीके के रास्ते से मिलना है या डिसीज के। ये दोनों में से एक ही चॉइस है। और मुझे हैरानी होती है, लोग कहते हैं वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ये क्या पागलपंती है? वैक्सीन लेनी पड़ेगी सबको मालूम है, मिलती नहीं है, लोगों का वो प्रॉब्लम है। तो उनको वैक्सीनेशन ज्यादा बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। और जो 12 से 15 साल के बच्चे में अभी दे रहे हैं वैक्सीन, अमेरिका में सिर्फ 1,70,00,000 बच्चे हैं। हम लोग का तो हो गया वैक्सीन करके, वो डोसेस काफी पड़े हैं, वो इंडिया ला सकता है। प्रॉब्लम ही, अभी 5 घंटे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज आई थी कि भारत सरकार सोच रहे हैं कि क्या 5 करोड़ डोज ला सकते हैं। इसमें सोचना क्या है? ये दिसंबर में भी सोच सकते थे,
छह महीना क्या कर रहे थे? तो अभी वो डोसेस ला दो। फाइजर क्या कह रहा है कि वो रिस्क नहीं उठाएगा, लोगों को साइन करना पड़ेगा कि अगर कुछ हो गया तो उनकी जिम्मेवारी, फाइजर की जिम्मेवारी नहीं। और गवर्नमेंट डर के ऐसा कैसा कह सकता है फाइजर? लेकिन फाइजर ने अमेरिका को भी ऐसा कहा था, इंग्लैंड को भी ऐसा किया था, करोड़ों लोग ले चुके। अगर आप एक माँ हो और आपके दो बच्चे हैं, एक 13 साल का है और 21 साल का, आप माँ को चॉइस दीजिए, क्या वो रिस्क लेना चाहती है कि जो वैक्सीन अमेरिका के करोड़ों लोग ले चुके हैं, अमेरिकन खुद के बच्चों को दे रहे हैं, वो वैक्सीन वो ले ले या वो इंडेमिटी साइन ना करे? वो माँ पे छोड़ दो ना, गवर्नमेंट क्यों बीच में आ रहा है? माँ तो सुप्रीम है ना, तो आप बीच में हट जाओ, बट एट रिस्क परमिशन दे दो। हमारे यहाँ क्या है डॉक्टर रवि की, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे ये छोड़ दिया है कि साहब आप वैक्सीन के लिए खुद से जहाँ जितनी आपकी ज़रूरत है उसके लिए खुद से आप ट्राई करिए, चाहे आप ग्लोबल टेंडर करिए, चाहे आप जो हमारे यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसके लिए कोशिश करिए। आपकी नज़र में क्या लगता है कि जो हमारे देश में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन प्रोक्योर करे और वो स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? वैसा देखो, अगर आपको राजनीति का सेहत सुधारनी है तो सेहत में से राजनीति निकाल दो। ऐसा मैंने ट्विटर, मुझे कौन से पार्टी का कौन से स्टेट में ये भी नहीं पता। और जब हम सरकार की आलोचना करते हैं तो कभी कभी उनकी सराहना भी करनी चाहिए। कोवैक्सीन जैसी संपूर्ण भारतीय वैक्सीन बना के मार्केट में लाके लोगों को देना, ये अच्छी बात है, अपने गवर्नमेंट उसके लिए प्रशंसा के काबिल है। लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ और ज्यादा फुर्ती दिखानी चाहिए। और वो फुर्ती स्टेट गवर्नमेंट कैसा बेचारा फाइजर या मॉडर्ना लाएगा अगर उसको सेंटर में परमिशन नहीं दी है? तो सेंटर उसको 2 दिसंबर को परमिशन दे सकता था। सेंटर परमिशन दे दो और आप रास्ते से निकल जाओ। अगर स्टेट को वैक्सीन खुद लानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों सोच रहा है कि ये ठीक रहेगी या रिस्की रहेगी, वो नहीं रहेगी? आप बीच में से हट जाओ ना, लोगों को लाने दो। और ये जो कंट्रोल है, मतलब ये जो बाबूगिरी है, तो वो बाबूगिरी एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन देना 2 चीज है। एक वैक्सीन का टीका लगाना, उसको 1 सेकंड लगता है, और दूसरा उसका किसको दिया है, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड है, वो सब अलग कर दो। अगर कोई एक, मानो एकदम कड़ा उदाहरण लेते हैं, एक दहशतवादी है जो भारत माता को तकलीफ देने के लिए भारत माता में आया है और दिल्ली में रह रहा है, क्या उस दहशतवादी को कोविड हो सकता है? क्या वो दूसरों को दे सकता है? अगर इन दोनों का जवाब हाँ है तो उसको पकड़ लो और दे दो ना वैक्सीन। उसका आधार कार्ड चेक करने की क्या जरूरत है? स्टेडियम में 3 गेट खोलो, लोगों को बुलाओ, उनको टीका लगवाओ और QR कोड दे दो, वो खुद अपना रजिस्टर करेंगे। ये सब अभी वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। बट आई एग्री सर, बट आप पॉपुलेशन के लिहाज से देखें कि भारत के लिए चैलेंजेस कम नहीं है। मतलब हम अमेरिका और यूके से अपने को कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ तादाद इतनी बड़ी है कि हमारे लिए एक लंबा समय लगेगा अगर हम सारी आबादी को अगर वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो। देखो, लेकिन पुराने क्रिकेट मैचेस में तेंदुलकर आने के पहले जब रवि शास्त्री साहब वगैरह खेलते थे ना, कि अभी 5 ओवर स्लो खेलेंगे, बाद में मारेंगे, 5 ओवर स्लो खेलेंगे, ठीक है, टोटल बहुत बड़ी है, लेकिन अभी से मारना चालू करो ना, अभी से कुछ रन इकट्ठा करो ना। जो भी लोग आपके हाथ में आए उनको पकड़ के वैक्सीन दे दो। और ये मैं सरकार के बारे में कहूंगा, अच्छा कहूंगा, क्योंकि जहां पे जो क्रिटिक्स है और या मीडिया का नजरिया है, जहां पे अगर नंबर बड़ा हो तो अच्छा है, उस समय पे डिनोमिनेटर में भाजपा में इंडिया की आबादी डाल देते हैं तो नंबर का बैंड बच गया, नंबर नीचे आ गया। और जहां पे नंबर छोटा अच्छा हो वहां पे डिनोमिनेटर में अपनी आबादी नहीं डालेंगे, जैसा मृत्यु दर में, वहां पे टोटल नंबर पकड़ेंगे। तो जहां पे भारत खराब दिखता है वही स्टैटिस्टिक्स लेंगे। एक जगह पे जहां पे रेट अच्छा है वहां पे टोटल नंबर बता देंगे, और जहां पे टोटल नंबर ज्यादा अच्छा है वहां पे डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन डाल देंगे। तो ये मैं सरकार की बात मानता हूं कि लोग स्टैटिस्टिक्स घुमा फिरा के उनको बुरा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी किसकी गलती है ये सोचने का समय अपने हाथ से निकल गया है। क्या गलती किसी, वो छोड़ दो, क्या गलती है देख लो, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करो। अमेरिका ने तो मास्क भी उतार दिए,
क्या आप सोच सकते थे 2 महीना पहले ऐसा हो जाएगा? मास्क निकाल दिए अभी, इतना वैक्सीनेशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, मैं अगर आप 30 सेकंड है तो आपको बता देता हूं। जी। देखिए, मेरे जो डॉक्टर दोस्त है वो थोड़े परेशान है। क्यों आपको कहता हूं, कोविशील्ड डोज डॉक्टर को लगे थे, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके 2 डोसेस लगे थे 4 हफ्ते के फासले से। जनवरी से हम भीख मांग रहे थे, हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं, रवि गोडसे, @डॉक्टर रवि 1, कि ये ड्यूरेशन 4 हफ्ते से 12 हफ्ते करो। इससे 3 फायदा है। इसका एफिकेसी 55.1 से 81.3 हो जाएगा। जो डोज, सेकंड डोज आप डॉक्टर्स लोगों में व्यस्त कर चुके हैं, 5-6 करोड़ लोग, वो दूसरे लोगों को मिलेंगे। और तीसरा, अगर आपको 55% सिक्योर है, इसका क्या मतलब है एफिकेसी 55%? इसका मतलब ये है कि सीरियस डिसीज से आपका 100% प्रभाव है। सीरियस डिसीज से तो आप ऑलमोस्ट बचे, लेकिन मामूली कोविड आपको होने का चांस 45% है। 55-45 ये क्या चांस हुआ? विराट कोहली टॉस भी उतना नहीं जीतता। 55-45 तो डॉक्टर लोगों को कोविड होने लगा, फिर वो व्हाट्सएप पे स्टोरी डालने लगे, वो स्टोरी पढ़ के पेशेंट ने लेना बंद कर दिया और पूरा बैंड बज गया। इसी हिसाब से अगर मेरे डॉक्टर दोस्त नाराज है और डॉक्टर दोस्त कि आपने तो 95% वैक्सीन ले ली और हमने 60% प्रभावी वैक्सीन ले ली, ह्यूमन नेचर है ना। मैं आपको अभी, मैं कई शोज पे कर चुका हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोहराते हैं। 60% प्रभावी जो वैक्सीन है, मैं इसको अभी 84% करके दिखा देता हूं आपको, अभी कर देता हूं 2 मिनट में। आपको कोविड कहां से मिलेगा? आपके दोस्तों से ही मिलेगा ना जनरली। बिल्कुल। आपके जो 100 दोस्त है, अगर आपके 100 दोस्त है और सारे बंदों ने और बंदियों ने वैक्सीन ले ली, तो सबका 60% प्रोटेक्शन हो गया। इसका मतलब आपका कोविड का एक्सपोजर का रेट भी 60% से कम हो गया ना, क्योंकि 60%, 100 लोगों के ग्रुप्स में 60% लोगों ने लिया है, तो आपका कोविड एक्सपोजर का रेट हो गया ओनली 40%। बट डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन लेने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वैक्सीन लेने के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, वो कहा वही तो कह रहा हूं ना, मॉर्टेलिटी नहीं होगी। नहीं, वही तो कह रहा हूं ना। हाँ, आपने 100 लोगों ने वैक्सीन ले ली, ठीक है, तो 100 लोगों का 100% प्रोटेक्शन है सीरियस डिसीज से। बिल्कुल, लेकिन 100 लोगों को फिर भी डिसीज हो सकता है। बिल्कुल। कितना हो सकता है? 60% हो सकता है, राइट। 60% प्रोटेक्शन है, 40% हो सकता है ना, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो एफिकेसी है। तो आपके 100 दोस्तों ने ले ली और उनको 60% प्रभाव है, इसका मतलब आपका एक्सपोजर का चांस भी 60% से कम हो गया ना। तो आपका एक्सपोजर का चांस सिर्फ 40% है, राइट। बिल्कुल। और उस 40% में से आपको आपकी निजी 60% प्रोटेक्शन है ना, बिल्कुल, राइट। तो 40% का 60% इज 24, तो आपका प्रोटेक्शन बन गया है 60 + 24 84। तो 60% प्रभावी वैक्सीन 84 कैसे बन सकती है? जब आपके पूरे दोस्त ले लेते हैं। ठीक बात है। तो जब सब लेते हैं, और यही नजरिया देखो, फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना अगर 95% इफेक्टिव है और आपके 100 दोस्त ले लेते हैं, तो सोच भी नहीं सकते कितना इफेक्ट निकलेगा। इसलिए एट रिस्क ला दो। इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है, लेकिन अमीर लोग अगर ले लेते हैं तो अमीर लोग कतार में से हट जाएंगे ना गरीब लोगों के आगे से, तो गरीब लोगों को कोवैक्सीन मिलने में आसानी हो जाएगी। फाइजर मॉडर्ना को एट रिस्क ला लो, प्राइवेटाइज कर दो, और जिनको जितना भी पैसा, उसको टैक्स डालो उसके ऊपर, 10,000 15,000 रुपए टैक्स डालो, और वो जो पैसा है वो बांट दो नर्सेस और पुलिस में। उन्होंने कितना काम किया है पैंडेमिक में। लेकिन अगर कोई से अंबानी है या अमिताभ बच्चन है, क्या आप उसको ये कहोगे, उनको ये कहोगे कि आप फाइजर वैक्सीन नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास 2,400 रुपया नहीं है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये सोच कैसी है? ओके, आप कह रहे हैं कि जो पे कर सकता है साहब उसको पे करने दीजिए, और जो नहीं कर सकता उसको आप गवर्नमेंट वैक्सीनेट करे उसको। नहीं, क्या है, अगर आपने कोविशील्ड और कोवैक्सीन पेमेंट में खोल दी, ओके, तो रिच लोग सारे डोज ले लेंगे, ह्यूमन नेचर है, राइट।
तो गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो जो दूसरे वैक्सीन है जो इंडिया में वैसे अवेलेबल होने वाले ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं वो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन लाओ, वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज करो, प्राइवेट सेक्टर देख लेगा, गवर्नमेंट में उसको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। रिच लोग वो ले लेंगे, वो कतार में से हट जाएंगे, बाकी जो लोग है। और रिच पुअर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर एक आदमी है जिसकी आमदनी है 50,000 रुपए, ओके, और वैक्सीन की कॉस्ट है 10,000 रुपए, और वो आदमी सोचता है 50,000 शायद उसकी साल की आमदनी हो, लेकिन वो सोचता है कि ये वैक्सीन ले ली मैंने तो फिर मैं काम कर सकूंगा साल भर, तो उसका खुद का चॉइस है ना, तो वो 10,000 रुपए डाल देगा शायद। तो वो आदमी, जो कोई दूसरा आदमी है वो उससे ज्यादा भी पैसे कमाता है, डॉक्टर उससे गोडसे, अमीर मैं हुआ। आपका पॉइंट समझ गया। जिसके पास पैसे की बात नहीं है, जो लेना चाहता है वो कहीं से तो उसके लिए इंडिया में आप जुगाड़ हो ऑप्शन, जाएगा। बिल्कुल आप ऑप्शन खोल दीजिए। बट सर, मैं थर्ड वेव में दोबारा आना चाहूंगा, और ये मैंने नहीं, जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने बकायदा प्रेस करके ये कहा कि साहब थर्ड वेव आएगी और ये बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक होगी। हालांकि दूसरे दिन उनके बयान को थोड़ा डाउन प्ले किया गया, लेकिन वो बयान हर भारतीय के दिमाग में बसा हुआ है। यानी हर फैमिली में जिनके बच्चे छोटे हैं वो हर चिंतित हैं कि साहब थर्ड वेव आएगी तो क्या होगा। ये एक डर जो है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हर परिवार के दिमाग में है। वो डर मैं अभी मिटा देता हूं। आप ऐसा के वैज्ञानिक सलाहकारों की बात कर रहे हो जैसे कि भगवान शिव बोल रहे हो। आपने शोले देखी है? वो धर्मेंद्र खड़ा होता है और बसंती को लगता है शिव जी कह रहे हैं। वो ऐसा है, वो किसी को कुछ पता नहीं है। कोविड एक्सपर्ट को मैं तो कहता कुछ भी पता नहीं है किसी को। ये क्या आएगी बच्चों में वेव, ये क्या कहाँ की सोच है? देखो, पहले वेव में ज्यादा बच्चे नहीं थे, सेकंड वेव में बच्चे हैं। क्यों है बच्चे? दो वजह से, ओके। अभी हमने संख्या शास्त्र की बात की, ठीक है, कि एब्सोल्यूट नंबर और रेशो। अगर पहले वेव में 100 बूढ़ों को होता था और 10 बच्चों को होता था तो बच्चों का हो गया 10%। सेकेंड वेव में अगर 50 बूढ़ों को हो रहा है और 10 बच्चों का हो रहा है तो बच्चों का हो गया 20%, राइट? तो बच्चों का 10% से बढ़ गया। शायद ये निशानी है कि वैक्सीन चल रही है, क्योंकि बूढ़े लोगों में कम हो रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि केसेस तो डेफिनेटली बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि ये जो म्यूटेशन है, उसको इंडियन म्यूटेशन तो मैं नहीं कहूंगा, मैं उसको चाइनीज वायरस का B617 वेरिएशन बोलता हूँ। तो चाइनीज वायरस का जो B617 वेरिएशन है, जिसको हम अपने खुद के लोग ही बड़े प्यार से इंडियन म्यूटेशन कहते हैं, वो थोड़ा ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसका मतलब क्या है कि कोविड एक चोर है, वो आपके घर में घुस आया है, वो आपके घर के दरवाजे से घुसता है। बच्चों के घर में 2 दरवाजे होते हैं, बूढ़ों के घर में 5 दरवाजे होते हैं। तो बच्चे ने जल्दी दरवाजे बंद कर दिए तो उनको कोविड नहीं होगा। दूसरी लहर में जो म्यूटेटेड वर्जन है वायरस का, वो शायद बच्चों के घर में 5 दरवाजे खोल रहा है और बुजुर्गों के घर में 10। इसलिए ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और हम लोग उनका टेस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 10,000 बच्चों में से एक ही बच्चा अस्पताल जाता था और पिछले पहले लहर में अगर 1 लाख लोग थे, इसके मतलब 100 बच्चे अस्पताल गए, ओके। अभी 10 लाख बच्चे संक्रमित हुए और 1,000 बच्चे अस्पताल गए, इसका मतलब ये कोई ज्यादा लिथल नहीं है। केसेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग कुछ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि केसेस ही ज्यादा है, टोटल नंबर बढ़ गया है। अमेरिका में ऐसा सेकंड लहर बहुत बुरी तरह से आई थी हमारे यहाँ। बच्चों ज्यादा प्रभावित होना, सब म्यूटेशन वगैरह मिला के बच्चों ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे थे। यूनाइटेड किंगडम में नहीं हो रहे। और अगर मैं आपको आपस की बात करता हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूँ, मैं मेरे पीडियाट्रिशियन दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी ऐसा नहीं हो रहा है। ज्यादा बच्चे परसेंटेज सीरियसली इल कोविड से नहीं हो रहे। बच्चे ज्यादातर ठीक ही होते हैं। अगर आपको सचमुच थर्ड वेव का डर है तो बच्चों का आईसीयू बनाने, या क्या पागलपंती है, मैं तो अभी परेशान हो गया। बच्चों के आईसीयू बना रहे हो,
तो उससे अच्छा है तो बच्चों को वैक्सीन ला दो ना, एट रिस्क। इसमें लेकिन रिस्क सर, क्या कम है? आप कह रहे हैं आप परेशान हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो यहाँ भारतीय हुआ, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद उसको लगा अब कभी सेकेंड वेव आएगी नहीं, लेकिन वो म्यूटेंट इस तरीके से आया, उसने हर परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। तो आज तो लोग डरे हुए हैं, वो कहते हैं ना, डोंट सी द पास्ट बट लर्न फ्रॉम द पास्ट, वही सबक हम ले रहे हैं। No, the quote was, if you, the people who ignore their past are often condemned to repeat it. तो लोग डरे हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा, आप डरिए मत। सेकेंड वेव में, थर्ड वेव अगर आएगी भी तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं आएगी। अगर कोई वेव भी आती है, उसमें ज़्यादा बच्चे संक्रमित भी होते हैं, तो भी जो बच्चों का परसेंटेज है सीरियसली इल होने का, वो बहुत कम रहेगा। ऐसा कोई साइंस नहीं है जो ये कहता है कि ज़्यादा इन्फेक्शियस जो वेरिएंट है वो ज़्यादा लीथल होगा या बच्चों में ज़्यादा आएगा। ऐसा 1918 में हुआ था, स्पेनिश फ्लू के टाइम। जो फ्लू जैसे पैंडेमिक होते हैं उसका डब्ल्यू शेप्ड कर्व होता है, वो बूढ़ों को पकड़ता है और एकदम कम उम्र के बच्चों को पकड़ते हैं, लेकिन यंग लोगों को नहीं पकड़ते। लेकिन जब उसका दूसरा वेव आया था स्पेनिश फ्लू का 1918 में, वो तीनों इसको पकड़ रहा था, तो लोग उससे डर गए थे। वो स्पेनिश फ्लू कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन उसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया है। उसको अर्जेंटीना में, ब्राजील में उसको जर्मन डिसीज बोलते हैं, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि उसका क्या नाम देना है। ओके, तो बहुत आप साधारण साइंटिस्ट के शब्दों साथ में बात अगर करो, पीडियाट्रिशियन के साथ बात करो, ओके, बच्चों को सीरियस इलनेस होने का चांस बहुत कम है। आप मैं बहुत प्लीज डरिए। साधारण शब्दों में, जितनी भी फैमिलीज जो बहुत चिंता में है, डॉक्टर रवि गोडसे का कहना है कि अगर थर्ड वेव आती भी है, हालांकि वो खारिज कर रहे हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन आती भी है तो बच्चों में सीरियस इलनेस नहीं होगी, नहीं होगा, ये नहीं कम होगा। से कम एक राहत भरी बात है। लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, एक इम्यूनिटी का बहुत बड़ी चर्चा पूरे देश में जब से कोविड-19 आया है इसकी चल रही है, आप क्या सजेस्ट करते हैं खासकर बच्चों के मामले में, हमें किस तरह से उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है? इम्यूनाइजेशन एक बात है। You know, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। ये जो चार महाकवि है संस्कृत के, जो 3000 साल पहले, ख्रिस्त जन्म के पहले, ये संस्कृत महाकाव्य रच रहे थे, लिख रहे थे, तब कौन सी दवाई थी? हमारे पूर्वज इतने होशियार थे। हम लोग एक ही बात करें, भीगी बिल्ली की तरह जो हमारी नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है उसके बीच में टांग ना अड़ाए, हम रास्ते से हट दे, बॉडी को अपना खुद का काम करने दो, बीच में मत आओ भैया। बैंड बजा रहे हो इंडिया का, ये जिंको लिया, वीट लिया, टिंको लिया, अजीब, फाइवर, मेक्टिन, डॉक्सी, साइक्लिन, क्या 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 चल रहा है ये सब। बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी इज बेस्ट। आप भगवान ने बनाई जो बॉडी, भगवान ने जो बनाई इम्यूनिटी, आप कौन होते हैं उसको बूस्ट करने वाले हैं? भगवान को, मालिक को सब पता है, वो पहले ही बूस्टेड है। और इम्यूनिटी के मैं एक चीज और कहूंगा, इतनी राहत भरी होगी आपके सब ऑडियंस को। पहली लहर में जिनको कोविड हुआ था, पहली लहर में 2020 में, क्या वो लोग इस दूसरी लहर में गंभीर तरह से सिक हो रहे, हॉस्पिटल जा रहे? आपके पास जवाब है उसका? नहीं, उस समय तो हालात इतने खराब ही नहीं हुए। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। पहली वेव में जो लोग को कोविड हुआ था और ठीक हो गए थे, वो लोग हैं जिनको पहले कोविड हो चुका था जी। वो लोग दूसरी वेव में उनको कोविड थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्या वो कोविड के साथ अस्पताल जा रहे हैं? ऐसे मामले कम हैं। कम है। क्यों कम है पता है? क्योंकि बताते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। नहीं, मैं हर एक पर्सन की निजी इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं जी। अगर ऐसे मामले आते थे कि जिनको पिछले साल कोविड हुआ था, अगर वो ये साल दूसरी लहर में संक्रमित होते, तो मीडिया उनके सर पे लेके डांस करता था
जब तक कि हम लोग गिर ना जाए, थक के मर ना जाए, हम लोग के सर के ऊपर डांस करते थे कि पिछले साल हुआ था, अभी भी हो रहा है। और जो लोगों को कोविड हुआ था लास्ट ईयर, उनको अभी लास्ट ईयर म्यूटेशन थे क्या? इंडियन म्यूटेशन था, ब्राजीलियर, यूके, कुछ भी नहीं थे ना। लेकिन लास्ट ईयर जो लोगों को कोविड हुआ था, उनका परफेक्ट प्रोटेक्शन हो रहा है सब म्यूटेशन के अगेंस्ट। इसका मतलब कोविड के नेचुरल, नैसर्गिक रूप से आपको जो इम्यूनिटी, जो प्रतिकार शक्ति प्रदान हुई थी 1 साल से भी ज्यादा, वो इम्यूनिटी अभी भी शाबुत है, अभी भी सक्षम है, और बड़ी सजगता से वो सब म्यूटेशन का मुकाबला कर रही है। तो आपको एक बार कोविड हो गया और आप बच गए तो बच गए, मतलब टांगा रामगढ़ पहुंच गया। तो ये हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से चल रही है आपकी निजी। जो 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं इंडिया में, दिन में आ रहे थे 1 हफ्ता पहले, हर एक पॉजिटिव केस के पीछे छुपा 10 या 20 आदमी थे। 35 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। और अगर वो 8-9 दिन में ठीक हो गए तो इसका मतलब अभी वो प्रोटेक्टेड है। हमारा हर्ड इम्यूनिटी बहुत तेजी से ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी 5, 6, 7, 8 दिन में ये केसेस इतने कम होने वाले, मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूं कॉन्फिडेंटली। 1 जुलाई तक ये पैंडेमिक पूरा चला जाएगा। 2 अक्टूबर तक हम लोग मास्क निकाल देंगे और 26 जनवरी या दिसंबर एंड तक पूरा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ला लेंगे। अभी कोई डरने की बात नहीं है। एक ही हाथ में चीज है अपने। अमेरिका जैसा कहता है साइंटिफिकली, और वो सही है, कि जिनको कोविड हुआ है पहले और जिनकी कोविड इम्यूनिटी अच्छी है, उन लोगों ने भी टीका लगवाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग बेचना चाहते हैं वैक्सीन। ये क्या पागलपंती की बात है, बेचना चाहते हैं, दलाल हो, एजेंट हो। थोड़ा सोचना भी चाहिए ना ऐसे कुछ बेहुदा बातें करने से पहले। हम लोग का ये मानना है कि नेचुरल इम्यूनिटी के से भी ज्यादा, नेचुरल इम्यूनिटी तो एकदम सक्षम है, उससे भी ज्यादा वैक्सीन आप काम करेगी। इसलिए पूरे दुनिया को वैक्सीनेट करो तो ये महामारी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अभी जब ये केसेस कम हो जाएंगे, 10 दिन में आप मुझे वापस बुलाएगा शो पे और कहेगा भाई आप क्या सही थे, सब केसेस एकदम नीचे आ गए, फिर भी हमें वैक्सीनेशन करना है। तो फिर तीसरी वेव आए। जो सब काम, पैसा, समय, सोच, बुद्धि हम लोग तीसरी वेव की तैयारी में लगा रहे हैं, उसको टीकाकरण की तैयारी में लगा दिया तो सेकंड थर्ड वेव आएगी ही नहीं। डॉक्टर रवि गोडसे, ये इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप केवल इससे आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आपकी इकोनॉमी, आपकी लाइफ, आपका माइंडसेट, आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं सर। यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो फिर मतलब है जिंदा रहने का मजा ही क्या, फिर इलाही न मरगे नागे ही मेरी, न हयाते जाविदा मेरी। तो करेंगे क्या, कुछ चाहिए ना। और जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, वो जीनी भी चाहिए ना। कुछ रफी का अच्छा गाना सुनना चाहिए, कुछ T20 खेलना चाहिए, कुछ दोस्तों को गालियां देनी चाहिए, उसमें तो मजा है ना। गरबा करना चाहिए, भांगड़ा करना चाहिए, तो लाइफ भी है ना। नहीं तो ऐसा क्या। मेरा एक पेशेंट था, मुझे कह रहा था रवि मैं रोज 11 घंटे योगा करता हूँ और 6 घंटा ट्रेडमिल। बोला क्या बात है यार, आप जब मर जाओगे तब एकदम हेल्दी हो गए। तो 11 घंटे अगर योगा कर रहे हैं और 6 घंटे ट्रेडमिल, तो जो अच्छी स्लीप की जरूरत बताई है वो कब लेते होंगे वो? योगा, एक्सरसाइज और स्लीप। मैं बोला ठीक है, आप एकदम हेल्दी मर जाओगे। अच्छा सर, एक चीज डॉक्टर रवि ये बताइए, आपको लगता है कि लाइफस्टाइल को लेके भी अब हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा? क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में बहुत तरह की बीमारियां जो आई हैं, उसकी एक बड़ी वजह लाइफस्टाइल है। तो हमारे लिए मौका भी है कि साहब अपने आप को फिट रखने का, खासकर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने का। बहुत अच्छी बात कही आपने। कैलिफोर्निया में एक बड़ा स्टडी आया था 45,000 लोगों का, 45,000। तो डेली एक्सरसाइज करना is as good as half dose of vaccine। तो तंदुरुस्त रहना। और हमारे यहाँ घर शायद कभी छोटे होते हैं, तो ये सब लॉकडाउन वगैरह लगा था, मेरा मानना था कि लोगों को खुली हवा में घूमना चाहिए, वो तो अलाउ कर देना चाहिए था, ग्राउंड्स वगैरह खोल देने चाहिए थे। उससे आधा वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा।
हमको अपने आप को तंदुरुस्त बनाए, ना सिर्फ तन में बट मन में और धन में। तन, मन और धन की तंदुरुस्ती, ये हमारा अगले साल का उद्दिष्ट रहना चाहिए। सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। साथ ही और हाथ भी धोते रहेंगे। ओके, बिकॉज आप इंडिया से हैं, आप बाहर, लेकिन इंडिया से हैं, जैसे अमेरिका है या बाकी देश हैं, वहाँ पर हेल्थ जो है, वहाँ फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। हमारे यहाँ 80% प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। तो हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है आने वाले समय में कि साहब हम कोविड से तो जंग जीत जाएंगे, लेकिन फिर हमें फिर दोबारा से गरीबी से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, ग्रोथ को वापस ट्रैक में लेके आना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। नहीं, यूके में गवर्नमेंट कंट्रोल है, यूएस में सब प्राइवेट ही है। यूएस में मतलब मेडिकेयर एक बड़ा पेयर है, लेकिन अस्पताल सब प्राइवेट है। और प्राइवेट इज द बेस्ट। पूंजीवादी देशों में प्राइवेट इज द बहुत मुनाफा कमाने में, उसमें कोई लोग ऐसा बात करते हैं मुनाफा, क्या आप मुनाफा कमाते हो? सर वहां आपके यहाँ मुनाफा कमाते हैं, बात समझ में आती है, लेकिन जहां इनकम नहीं है वहां मुनाफा कमाएंगे, काम कैसे चलेगा? देखिए, ये मेरी बात शायद थोड़ी कड़वी होगी। जो फाइजर अभी इंडिया को टेक ट्रांसफर दे रहा है ना, कि फाइजर नहीं दे रहा है उसका लाइसेंस इंडिया में बनाने को, और मेरा एक दोस्त कह रहा था फाइजर ये अनैतिक काम कर रहा है। मुझे फाइजर अच्छा नहीं लगता, वो बड़े गुंडे किस्म के लोग हैं, छोड़ दो उनको। लेकिन मैं मेरे दोस्त को कह रहा था, मैंने अफवाहें सुनी है, शायद झूठ हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ झूठ हो, कि लोग रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। ऐसा नहीं करेंगे अपने लोग, शायद ये अफवाहें झूठ है। लेकिन जो चाचा जी जिनके बगल में आप पले बढ़े, वो चाचा जी ऑक्सीजन के सिवाय दम तोड़ रहे हैं। और अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो और अस्पताल में बेड के लिए ब्लैक मार्केटिंग है, वो चीता को, वो अंतिम संस्कार के सामानों को अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और हम लोग, कुछ लोग जा रहे हैं फाइजर को नैतिकता के पाठ पढ़ाने कि आप पैसा मुनाफे के लिए मत करो। मुनाफा इसलिए, मैं गरीबी में भी मुनाफा इसलिए कहूंगा, पेनिसिलिन का जब जन्म हुआ था तो पेनिसिलिन के सिर्फ 20 डोज बचे थे 1945 में। वो गवर्नमेंट के पास भीख मांग रहे थे, गवर्नमेंट बोला हमारे पास पैसा नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में गए, प्राइवेट सेक्टर ने कहा हम इसे बेच सकते हैं, तो उन्होंने उसके 646 अरब डोज बना दिए और पूरे विश्व का इतिहास पलटी कर दिया। अगर लोगों को लगता है उनको उसमें खुद निजी भी फायदा है, तो निजी फायदे के साथ समाज का फायदा करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट रशिया में नहीं रहते, हम लोग पूंजीवादी देश में रहते हैं। ये कैपिटलिस्ट हेल्थ सिस्टम है। जैसा एडम स्मिथ ने पहले से ही कहा था, देयर इज नो फ्री लंच। ये ऐसा ही चलता है। देखो, आप T20 की टीम बना रहे हो और आप विराट कोहली और अंशुमान गायकवाड़ को ले रहे हो, कौन पैसा ज्यादा लेगा? दोनों को सेम पैसा दे दोगे आप? विराट कोहली ज्यादा लेगा ना। क्यों? क्योंकि वो रन ज्यादा बनाता है। ये भगवान का इंसाफ है। ये ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, और ये सबके लिए अच्छा है, ये सबकी भलाई है इसमें। चलिए डॉक्टर रवि गोडसे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली है। खासकर आपने थर्ड वेव को लेकर, कोविड वेव को लेकर जो बात कही है कि अगर ये आती भी है तो ये बच्चों में सीरियस इलनेस लेकर नहीं आएगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में हमें कम से कम जो कोविड सेकेंड वेव है उससे जल्द राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर रवि गोडसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।